14 नवंबर 2023 की दोपहर एक महिला कोतवाली पहुंचती है। इस महिला के हाथों पर खून लगा हुआ था। इस महिला के जो कपड़े हैं उन पर खून के धब्बे थे और इस महिला के हाथ में एक पॉलीथीन थी। उस पॉलीथीन को लेकर जब ये महिला कोतवाली के अंदर जाती है तो पुलिसकर्मी इस महिला को देखकर नहीं समझ पाते कि आखिर मामला क्या, आखिर इस महिला के हाथ खून से क्यों सने हुए, आखिर इस महिला के कपड़ों पर खून के निशान क्यों, और इसके हाथ में जो पॉलीथीन है उसमें आखिर है क्या। ये महिला अंदर आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर एक पुलिसकर्मी को पॉलीथीन थमा देती है और जब वो पुलिसकर्मी उस पॉलीथीन को खोलकर देखता है तो उसमें किसी व्यक्ति का गुप्तांग था और वो गुप्तांग कटा हुआ जब वो पुलिसकर्मी देखता है तो सहम जाता है। और इतना जानने के बाद उस कोतवाली में भगदड़ मच जाती है और सभी ये जानना चाहते थे कि आखिर ये मामला है तो है क्या। ये महिला उन पुलिसकर्मियों को कुछ बताती है, उससे पहले ही पुलिस के पास एक कॉल आती है और पुलिस को बताते हैं कि इस तरह से एक घटना हुई है। और जब एक घटना लोगों के सामने आती है तो लोग भी सहम जाते हैं कि आखिर एक महिला किस तरह से एक 26 वर्षीय युवक का गुप्तांग काट सकती है। आखिर एक महिला एक छोटी सी बात के लिए एक व्यक्ति की ज़िंदगी को नरक बना सकती है, एक व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मुस्तकीम खान और आप देख रहे हैं 6 PM। दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कौशाम्बी और इस कौशाम्बी का एक थाना है मंझनपुर और इस मंझनपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है शरीफपुर। जैसा कि आपने नाम सुना है इसका, शरीफपुर, लेकिन इस गांव की जो घटना है वो शराफत से कोसों दूर है। दरअसल मामला ये होता है कि इस गांव का एक परिवार है, उस गांव के जो परिवार है उसका एक मुखिया, उसके मुखिया का नाम है रफ़ीक और इस रफ़ीक का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, करीब 8 से 10 बीघा ज़मीन में, और उनकी काफ़ी ज़मीन भी है। रफ़ीक का जो कारोबार है वो सऊदी अरब से चलता है। रफ़ीक साल में 1 बार या 2 बार सऊदी अरब से अपने घर आता जाता रहता है। इस रफ़ीक की एक पत्नी है शबनम और इन दोनों की एक बेटी है जिसकी उम्र करीब 8 साल है। इसी गाँव में एक दूसरा परिवार है जिसका मुखिया इस समय निज़ामुद्दीन है। निज़ामुद्दीन के दादा ने, निज़ामुद्दीन के पिता ने इस रफ़ीक के परिवार की पिछले कई वर्षों से सेवा की है। मतलब ये कहें कि इनका जो परिवार है वो रफ़ीक के परिवार की ही सेवा करता रहा है या फिर वो कहें कि वहाँ नौकरी करता हुआ रहा है। और अपने पिता के बाद अब निज़ामुद्दीन भी इस परिवार की सेवा में है। निज़ामुद्दीन की उम्र करीब 26 वर्ष है और जो भी उनके घर का काम होता था निज़ामुद्दीन वो सारा काम करता था, चाहे वो खेत का काम हो, चाहे बाज़ार से कोई सामान लाना हो, चाहे घर के अंदर कोई काम हो, वो सारे काम रफ़ीक की जिम्मेदारी पर थे। इसी गांव से एक महिला, बुज़ुर्ग महिला भी हैं जो शबनम के घर पर जाकर रोटी भी बनाती हैं, उनके घर की सफाई भी करती हैं। मतलब इनका शाही परिवार है और इनके घर का काम करने के लिए भी और लोग ही आते हैं। अब जो शबनम है ये निज़ामुद्दीन की गांव के रिश्ते से भाभी लगती है और भाभी लगने की वजह से जो निज़ामुद्दीन है वो इससे हंसी मजाक भी करता रहता है। दोनों की उम्र लगभग सेम है और धीरे धीरे इनके जो मजाक हैं वो काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं और जो निज़ामुद्दीन है वो शबनम से कभी कभी नॉनवेज मजाक भी कर लिया करता है। और ये भी कहें कि जो निज़ामुद्दीन है वो कहीं ना कहीं मन में शबनम को चाहने लगा था। अब इसी तरह से दिन बीत रहे थे और निज़ामुद्दीन की ये कोशिश थी कि वो किस तरह से शबनम से ज़्यादा नज़दीकियाँ बनाए। वो इसी उधेड़-बुन में लगा रहता था और शबनम जो भी काम के लिए कहती थी वो फ़ौरन दौड़कर उस काम को करता था, किसी भी काम के लिए मना नहीं करता था। अब आता है 14 नवंबर 2023। 14 नवंबर 2023 की दोपहर होती है और जो निज़ामुद्दीन है वो शबनम के घर पहुंचता है और शबनम घर पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसकी जो शबनम की 8 वर्षीय बेटी है वो घर में ही है। वो किसी बहाने से उस लड़की को घर से बाहर भेज देता है। दोस्तों, यहाँ से इस कहानी के 2 पहलू बनते हैं। एक पहलू बनता है शबनम का और दूसरा पहलू है निज़ामुद्दीन का। तो सबसे पहले हम शबनम वाला पहलू आपको बताते हैं कि शबनम ने कोतवाली में जाकर जो घटना बताई है उसी घटना को सबसे पहले हम आपको बताते हैं। उसके बाद बताएंगे कि निज़ामुद्दीन ने कोतवाली में क्या बताया, निज़ामुद्दीन के पिता ने कोतवाली में क्या बताया। तो शबनम बताती है कि वह घर के दरवाजे पर खड़ी थी और जब निज़ामुद्दीन उसकी बेटी को घर से बाहर भेज देता है तो वो शबनम के नज़दीक आकर खड़ा हो जाता है और शबनम से मजाक करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे मजाक उसके बढ़ते जाते हैं और वो धीरे धीरे शबनम से और नज़दीकियाँ करने लग जाता है और शबनम से बिल्कुल चिपक कर वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है शबनम से घर के अंदर चलते हैं, लेकिन शबनम हंसकर टाल देती है। अब उसे लगता है कि अगर शबनम हंस रही है तो इस बात के लिए राजी है, शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो रजामंद है और वो शबनम को अपनी गोद में उठाता है और कमरे के अंदर ले जाता है और कमरे के अंदर ले जाने के बाद उसे बेड पर लिटा देता है और ख़ुद भी बेड पर लेट जाता है और दोनों बेड पर लेट लेटे काफ़ी हंसी मजाक करते हैं। और ये कहें कि आज का दिन था वो निज़ामुद्दीन के लिए किसी तोहफे से कम नहीं था।
निज़ामुद्दीन ये सोच चुका था कि आज उसके मन की तमन्ना पूरी हो जाएगी। जिसको वो सोच रहा था आज वो सारे काम हो जाएंगे, आज वो सारी हदों को पार कर देगा। और कुछ देर तक वो दोनों बेड पर लेटे लेटे एक दूसरे के शरीर से खेलते हैं, दोनों आपस में रोमांस करते हैं। अब निज़ामुद्दीन शबनम के कपड़े उतारना शुरू कर देता है, लेकिन शबनम यहाँ पर टाल देती है और शबनम कहती है कि उसे रसोई में बस थोड़ा सा काम है, वो गैस बंद करके आएगी और बस ऐसे जाएगी और वैसे ही वापस लौट आएगी। अब जब शबनम रसोई में गैस बंद करने की बात बोलती है तो निज़ामुद्दीन उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है कि बस थोड़ी देर और लेटी रहो, उसके बाद गैस बंद करने चले जाना। लेकिन शबनम कहती है कि गैस बंद नहीं करा तो जो उस पर सामान पक रहा है वो जल जाएगा। तो निज़ामुद्दीन उसे आज्ञा दे देता है, उसे इजाज़त दे देता है और शबनम वहाँ से जाती है रसोई में। रसोई में गैस बंद करती है और चुपके से एक छुरी अपने कपड़ों में छिपा लेती है। और जैसे ही शबनम छुरी को छिपाकर उस कमरे में दोबारा एंट्री करती है तो देखते हैं कि निज़ामुद्दीन के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और निज़ामुद्दीन बगैर कपड़ों के बेड पर लेटा हुआ है और काफ़ी खुश होकर शबनम का इस्तकबाल करता है, उसका स्वागत करता है। अब शबनम उसे देखकर थोड़ी झेंप जाती है, लेकिन अपने मन पर वो बहुत ज़्यादा काबू रखती है और अपने मन पर काबू रखने के बाद वो उसके नज़दीक जाती है और किसी तरह से चुपके से छुरी को बेड के गद्दे के नीचे छिपा देती है। अब निज़ामुद्दीन शबनम को अपनी बाहों में दोबारा भर लेता है और उसके कपड़े उतारना शुरू करता है। अब शबनम कहती है कि मुझे आपके सामने कपड़े उतारने में थोड़ी शर्म आ रही है। तो वो कहता है कि कपड़े तो आपको उतारने ही पड़ेंगे, लेकिन शबनम कहती है कि एक शर्त पर मैं अपने कपड़े उतार सकती हूँ कि अगर तुम अपना चेहरा इस कंबल से ढक लोगे तो मैं अपने कपड़े उतार दूँगी, और जब तुम्हारा चेहरा ढका हुआ रहेगा तो मुझे शायद शर्म भी नहीं आएगी। अब निज़ामुद्दीन इतना खुश था कि वो कुछ सोच भी नहीं पाता है और लेटा लेटा अपना चेहरा कंबल से ढक लेता है। और जैसे ही निज़ामुद्दीन अपना कपड़ा चेहरे से ढकता है तो शबनम उसके शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर देती है, उसके शरीर को अपने हाथों से सहलाना शुरू कर देती है और उसके शरीर को सहलाते सहलाते वो चुपके से छुरी निकालती है और उसका गुप्तांग छुरी से काट देती है। और जैसे ही उसका गुप्तांग छुरी से काटती है तो जो निज़ामुद्दीन है वो चीख जाता है और उसके शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो तुरंत ही उसका गुप्तांग वहाँ से उठाती है और पॉलीथीन में करके तुरंत घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे वो घर से बाहर निकलती है तो जो आसपास के लोग उस चीख की आवाज़ को सुन रहे होते हैं तो पहले तो थोड़ी देर सोचा जाता है कि ये आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन जब कन्फर्म हो जाता है कि ये जो आवाज़ है ये शबनम के घर से आ रही है तो लोग शबनम के घर की तरफ दौड़ते हैं, शबनम के घर की तरफ जाते हैं। ये शबनम इसी दौरान कोतवाली पहुंच जाती है और जो आसपास के लोग थे वो शबनम के घर में एंट्री कर जाते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो निज़ामुद्दीन के शरीर से खून बह रहा था, निज़ामुद्दीन के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और निज़ामुद्दीन दर्द से करा रहा था, चीख रहा था। ये शबनम जब कोतवाली में जाती है और कोतवाली में पूरा मामला ये समझ में आता है तो जैसे ही शबनम कोतवाली में ही थी कि तभी पुलिसकर्मियों के पास एक कॉल आती है और बताते हैं कि ये घटना हुई है। तो पुलिस भी दौड़ती हुई निज़ामुद्दीन के पास पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद में वहां पर जो छुरी थी घटनास्थल पर उसे भी अपने कब्जे में लेती है, जो पैड की चादर खून से सनी हुई थी उसे भी अपने कब्जे में लेती है और निज़ामुद्दीन को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा देती है। और निज़ामुद्दीन के पिता से एक तहरीर ली जाती है और उसी तहरीर के आधार पर शबनम को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और शबनम को गिरफ़्तार करने के बाद कोर्ट में पेश करते हैं और शबनम को जेल हो जाती है। इस समय शबनम जेल के अंदर है। अब इस कहानी का दूसरा पहलू आपको बताते हैं कि जो निज़ामुद्दीन ने बात बताई है और जो निज़ामुद्दीन के पिता बात बता रहे हैं। दोस्तों, मीडिया कवरेज के अनुसार निज़ामुद्दीन का ये कहना है कि वह शबनम के बुलाए पर ही घर गया था, मतलब शबनम ने कॉल की थी निज़ामुद्दीन के पास उसे घर बुलाने के लिए और शबनम के बुलाने पर ही निज़ामुद्दीन शबनम के घर पर गया था। और निज़ामुद्दीन बताता है कि शबनम किसी काम के लिए उसे घर के अंदर ले जाती है और जब वो घर के अंदर था तो शबनम एक सफ़ेद रुमाल उसकी नाक पर लगा देती है। मतलब उनका कहना यह है कि जो सफ़ेद रुमाल उसकी नाक पर लगाया था उसमें नशीला कुछ पदार्थ मिला हुआ था और उस नशीले पदार्थ की वजह से निज़ामुद्दीन बेहोश हो जाता है और जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो उसका जो गुप्तांग है वो कटा हुआ था और उसे दर्द हो रहा था और इसी दर्द की वजह से वो चीख रहा था और वो बताता है कि इसी दौरान शबनम कोतवाली जा चुकी थी। तो दोस्तों, इस मामले में सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में ही शबनम ने निज़ामुद्दीन को बुलाया था या वास्तव में ही निज़ामुद्दीन पहले ही शबनम के घर गया था और निज़ामुद्दीन के मन में कुछ गलत बात थी, या वास्तव में ही शबनम निज़ामुद्दीन से परेशान हो चुकी थी और वो चाह रही थी कि इसे सबक सिखाया जाए? ये अभी पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है
हालांकि शबनम का जो पति रफ़ीक है उसका ये कहना है कि जो पुलिस है उसने उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके गलती की है और गलत किया है। रफ़ीक का ये कहना है, रफ़ीक ने एक वीडियो जारी किया है सऊदी अरब से और उसमें वो उसका ये कहना है कि पुलिस ने पहले उनसे रुपए मांगे थे मामले को रफा दफा करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने रुपए नहीं दिए तो पुलिस ने उनकी पत्नी को ही गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना है कि जो निज़ामुद्दीन है वो उनकी पत्नी से अवैध संबंध बनाना चाह रहा था, उसकी बेटी पर भी गलत निगाह रखता था और वो कहता है कि उसकी पत्नी ने जो किया है वो एकदम ठीक किया है। दोस्तों, इस मामले में आगे क्या होगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन इस मामले में जो भी कुछ होता है हम कोशिश करेंगे कि जब भी इस मामले में कोई अपडेट आएगी या कोर्ट शबनम को कोई सज़ा सुनाएगी या कोर्ट शबनम को बरी कर देगी या कोर्ट निज़ामुद्दीन को ही गिरफ्तार करने का आदेश देगा, इसके बारे में जब भी कोई अपडेट आएगी तो आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, कल दिनांक 14 नवंबर को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मंजनपुर क्षेत्र के ग्राम शरीफपुर में एक पुरुष का उसकी पड़ोसी महिला से वाद विवाद होने के कारण महिला द्वारा उसका गुप्तांग काट दिया गया था। तत्काल सूचना प्राप्त होती तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और घायल को आवश्यक चिकित्सीय सहायता के लिए जिला अस्पताल मंजनपुर ले जाया गया, जहां उसे प्रयागराज रेफर किया गया। घायल के पिता की तहरीर के आधार पर थाना मंजनपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। महिला को हिरासत में लेकर चाकू की बरामदगी कर ली गई है एवं उससे पूछताछ करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न की जाए। फिलहाल इस कहानी को बताने का सीधा सा मतलब आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, केवल ये बताना है कि इस तरह की जो घटनाएं वो हमारे समाज में फैल रही हैं। एक 26 वर्षीय युवक का जीवन किस तरह से बर्बाद हो चुका है, इस बात की जानकारी आपको इस कहानी से लग चुकी होगी कि एक महिला के द्वारा उस 26 वर्षीय युवक का गुप्तांग काट लिया जाता है और पूरी ज़िंदगी उसे इस बात का पछतावा रहेगा। पूरी ज़िंदगी वो इसको देखकर रोता रहेगा, चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा और उसके अंदर का जो दर्द है वो शायद कभी नहीं थमेगा। तो दोस्तों, रोजाना शाम 6 बजे इसी तरह की सच्ची घटना के साथ आपके सामने आते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।